गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है भाई, देखिए लास्ट टाइम हमारा ऑस्मोसिस तक हो चुका था। ठीक है, ऑस्मोसिस का फिर रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लिया आपने। उसके बाद उसका फॉर्मूले के साथ कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि न्यूमेरिकल का पार्ट आना बाकी है। ठीक है, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका था। ठीक है, एक दो बातें छोटी सी जो उसमें मिस हो गई थी वो कि ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस, जो कि बायोलॉजी में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, क्या है भाई, एक सेल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इवन देखना। मान लेते हैं एक सेल है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया है, सॉल्टी हो गया है। कैसा हो गया है, सॉल्टी हो गया है। तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा, आप जानते हो कि सेल के अंदर, और सेल बना ही होता है 75 to 85% और 80% पानी से। तो अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, वेरी डाइल्यूट है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूशन ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ऑस्मोसिस कौन से डायरेक्शन में होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा से सॉल्वेंट कम की तरफ आता था। याद रखना, सॉल्वेंट ज़्यादा से सॉल्वेंट कम, और सॉल्वेंट कम को ही आपने क्या कहा था, सॉल्यूशन कहा था। ठीक है ना, एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को। तो यहाँ से पानी निकल के बाहर आ जाएगा, तो पानी अंदर से बाहर आया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, अंदर से पानी सेल के अंदर से कहाँ गया, बाहर गया। ठीक है, और यही रीज़न भी है कि जो आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो कि खारा पानी नहीं पीने का। ठीक है, और जो डेड सी बोलते हो आप, डेड सी का नाम डेड सी क्यों पड़ा, अजीब ही कहानी है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ उसके अंदर मछली नहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं। डेड सी का पानी ना नॉर्मल सलाइन नेचर, नॉर्मल खारे से भी 9 से 11 टाइम्स क्या रहता है, ज़्यादा खारा रहता है, सलाइन रहता है। तो जब उसको आप पानी पियोगे ना, तो सॉल्ट ज़्यादा अंदर गया, सेल के बाहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया, और अंदर का पानी बाहर आने लगा, और सेल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एकदम बस्ट हो जाएंगे, एकदम सिकुड़ के एकदम ख़त्म, डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए मना भी करते हैं लोग कि नॉर्मल डेड सी तो छोड़ो, नॉर्मल जो आपका ओसन होता है या कहीं का खारा पानी है उसको पीने मना किया जाता है। एक ही रीज़न है। इसका एक और अच्छा सा है ना, जब कभी भी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी निकलने लगता है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में, तो सेल के अंदर पानी कम हो रहा है। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल ये है कि ये वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस। तो उसमें होता क्या है कि ना, आप देखोगे ना, खासकर स्किन पर ना छोटे छोटे वाइट येलो पिंपल्स टाइप जैसा कुछ आ जाता है। ठीक है ना, एक्ने बोलते हैं उसको। वो भी यही रीज़न है कि सेल के अंदर वाटर का जो कंटेंट है और वाटर का अमाउंट है वो कम हो रहा है। तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते हैं, ये एक ट्यूब लगाओ, वो ट्यूब लगाओ। आप पानी पीना स्टार्ट कर दो, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है। ठीक है, ये था इसके एग्जांपल्स, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर है? ठीक है, अभी आगे का जो पार्ट बाकी है ना, वो है सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, जो स्टार्टिंग में दिया है, लेकिन मैं उसको अभी बता रहा हूँ क्योंकि अब आप एकदम रेडी हो सब कुछ समझने के लिए। देखिए, सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर को पानी में आपने डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, उसको आपने अच्छे से शेक कर दिया, स्टर किया, वो घुल गया। ठीक है, अब वो घुलने के बाद क्या हुआ, अगर उसको थोड़ा सी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करो, थोड़ा सी हीट कर दो वो सॉल्यूशन को, वो जूस को हीट कर दो, तो आप देखोगे कि थोड़ा सी और शुगर आप ऐड कर सकते हो। और यही रीज़न है जो हलवाई लोग होते हैं, मिठाइयाँ स्वीट्स जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जो चाशनी होता है ना, चाशनी उसको बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, बड़ा सा एक अपना पतीली लेते हैं। ठीक है, और उसमें पानी डालते हैं और शुगर डाल के ना उसको स्टर नहीं करते, क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने से शुगर का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। शुगर का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा तो वो और अच्छे से टेक्सचर आता है और मीठा बन जाएगा वो चीज़ें। और इसका एक और एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए हॉट कॉफ़ी है और कोल्ड कॉफ़ी है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो कभी ध्यान देना इस बात पर। कोल्ड कॉफ़ी आपको थोड़ा सी कम मीठी लगती है, और जो हॉट कॉफ़ी है वो थोड़ा सी ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर शुगर का जो डिज़ोल्विंग प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यही टॉपिक हमको पढ़ना है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि कोई भी सॉलिड को ध्यान से सुनना, सॉल्यूट मेरा क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉल्यूट में ले रहा हूँ सॉलिड। क्या कोई भी सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, जस्ट लाइक पानी में ही डिज़ोल्व कर देंगे, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। शुगर के केस में बढ़ गया था, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, शुगर और ऐड कर सकते हो और डिज़ोल्व कर सकते हो अच्छे से। तो क्या अदर सॉलिड के लिए भी ऐसा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3 केसेस पढ़ने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर सॉल्यूट आपने सॉलिड लिया है और सॉल्वेंट आपने लिक्विड ले लिया,
क्लियर है। तो आपको 3 केसेस आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हैं, जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ग्राफ में है, मैं यहाँ पर 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे NaBr, NaCl जो आपका नमक सॉल्ट होता है नमक, KCl, इसका क्या होता है ना कि अगर 100 ग्राम पानी ले लिया आपने, सॉल्वेंट कितना ले लिया, 100 ग्राम पानी ले लिया और उसमें सॉल्यूट डाल दिया, ये तीनों डाल दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ती है, जस्ट थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ठीक है। और अगर आप KNO3 और NaNO3 ले लें, क्या ले लें, KNO3 NoNO3, तो इसमें क्या होता है कि अगर इनके केस में ये भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनको जब डिज़ोल्व करोगे 100 ग्राम वाटर में और इनका जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, अप्रिसिएबली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बट एक और एग्जांपल है, ये याद रखना, ठीक है ना, 2-3 तारे मैंने दे दिए हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये क्या है भाई, इसका थोड़ा सी उल्टा हो जाता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको जब डिज़ोल्व करोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे पास 3 केस हैं, फिर से सुनना, एक बार हम क्या करेंगे, सॉल्यूट जो है ना, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता था, सॉल्यूट को हम सॉलिड ले रहे हैं और सॉल्वेंट को हम लिक्विड ले रहे हैं, जैसे कि आपका पानी, क्लियर है। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को हम गैस लेंगे और सॉल्वेंट को लिक्विड ही रखेंगे। तो अभी हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, कौन सा, जब सॉल्यूट को आपने सॉलिड ले लिया है, तो वहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी बन रही हैं, थोड़ा सी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ा सी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, मतलब और डिज़ोल्व हो सकता है उतने ही पानी में, और एक ऐसा भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, समझ में आ गई बात। ये आपको ये वाला स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये टेक्स्ट बुक में मेंशन रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसको ग्राफ में भी देखेंगे आप टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दिया है और यहाँ पर टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में। अगर 100 ग्राम वाटर में अगर कुछ ग्राम मैं सॉल्यूट ऐड करूँ, तो देखो NaBr का ये 100 ग्राम का वो है कर्व, स्ट्रेट लाइन है, NaBr का जस्ट थोड़ा सी ऊपर होके जा रहा है, बट KNO3 का आप देखोगे ग्राफ बुक में, टेक्स्ट बुक में, तो ये खतरनाक एकदम ऊपर जा रहा है। और वहीं Na2SO4 का देख लोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, समझ गए। तो ये केस था किसका, टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर। कब सॉल्युबिलिटी, जब सॉल्यूट आपका क्या है, सॉलिड है। दूसरा पॉइंट, प्रेशर का भी पढ़ते हैं, तो आप जानते हो कि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम प्रेशर की ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो जब अगर आपका सॉल्यूट होगा, जब सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा, तब आप सिर्फ किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, क्लियर हो गया। दूसरा केस हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब सॉल्यूट को मैं गैस ले लूँगा। अब आप जानते हैं एक बात, गैस जैसे ही आया दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, गैस जैसे ही आया एकदम दिमाग की बत्ती खतरनाक, एकदम आग लगा दो आग। गैस जैसे ही आया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 चीज़ आपको दिमाग में आना चाहिए, क्लियर है। तो जब गैस की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या करता है, सॉल्युबिलिटी कम करता है बढ़ाने पर कि ज़्यादा करता है, और टेम्परेचर क्या करता है। आई थिंक ये इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्लियर हुआ है, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, फिर उसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो वो क्लियर हो गया भाई, जब आपका सॉल्यूट क्या था, सॉलिड था। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को हम क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, आप पानी ही ले लो, और पानी में, वाटर में बहुत सारी गैसेस डिज़ोल्व भी होती हैं। किसी के दिमाग में आएगा सर क्यों डिज़ोल्व होती है, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है, वो डिज़ोल्व हो सकती है। अगर वो डिज़ोल्व नहीं होती, फॉर एग्जांपल डिज़ोल्व नहीं होती, तो मरीन लाइफ, ठीक है ना, एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होता, वो तो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैसेस हैं या अदर गैसेस हैं, वो पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं और डिज़ोल्व रहती भी हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, पहला केस पढ़ते हैं टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, बर्नर से फ्लेम करते रहें, टेम्परेचर आप बढ़ाएं, तो मुझे आप खुद लॉजिक बताओ, ज़्यादा कुछ इधर उधर तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल खुद हैं वो लिक्विड से वेपर में जाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का पढ़ा, ठीक है ना, वेपर प्रेशर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर वो खुद वेपर में जा रहे हैं तो जो गैस उसके अंदर डिज़ोल्व होगी वो नहीं जाएगी क्या, वो खुद उड़ के जाएगी ना, बाहर उड़ के जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो वो जो गैस उड़ के चली जा रही है तो उसका पानी में रहना, डिज़ोल्व और सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। भाई डिज़ोल्व रहेगी तो सॉल्युबिलिटी रहेगी ना, जब गैस ही नहीं रहेगी तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस की कहाँ पर, लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैसेस में से पानी जो डिज़ोल्व लिक्विड गैसेस हैं पानी में वो क्या हो जाएंगे, लीव कर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको चार्ल्स लॉ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल। तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब वो एक्सपांड होगा ना, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे ही समझ लो कि जब वाटर मॉलिक्यूल खुद इवेपोरेट हो जाते हैं तो जो उसके अंदर गैसेस है वो क्यों नहीं होगी, वो खुद हो जाएंगी, गैसेस की टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होता है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मैंने खुद देखा है। क्या देखा है कि एक क्वेश्चन भी बोर्ड में एक बार आया हुआ था, महाराष्ट्र बोर्ड में, कि ऐसा क्वेश्चन बना था कि समर डेज़ में, गर्मियों के दिनों में जो मछलियाँ होती हैं वो तालाबों में, पॉन्ड में ना लोअर रीजन में रहना प्रेफर करती हैं, ऐसा क्यों, ठीक है ना। रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है आपको भी। तो उसका आंसर यही है, बहुत सिंपल सा है। देखो, गर्मी के दिनों में सरफेस, पॉन्ड के, तालाब के सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि सर एकदम ऊपर ही खड़ा रहता है सन, ठीक है ना, एकदम इंसान को पका देता है तो पानी को तो पका ही देगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो सरफेस के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे बाहर, मतलब उड़ जाएंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो फिर गैसेस और O2 गैसेस कहाँ पर ज़्यादा डिसॉल्व हैं, नीचे लोअर रीजन में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, इसलिए मछलियाँ प्रेफर करती हैं नीचे रहने में। इसको मैंने फील भी किया है। जैसे गाँव में अगर आप किसी नेटिव प्लेस है किसी का, या कहीं पर नेट वोट जाल लगाते हैं मछली को पकड़ने के लिए, तो गर्मी के दिनों में ना वो जाल जो नेट होती है ना वो अंदर गड़ा के लगाते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक उनको ये कुछ मालूम होगा कॉन्सेप्ट, बट वो अप्लाई एकदम करेक्ट करते हैं। और ठंडी के दिनों में अपनी नेट को थोड़ा सी ऊपर रखते हैं, एकदम नीचे गड़ा के नहीं लगाते हैं सरफेस से, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एक कमेंट भी मुझे आया था कि सर एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताइए। तो यही सब एप्लीकेशन है, लॉ के साथ हम पढ़ते चल रहे हैं उसका एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप अच्छा भी लग रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा क्या है। तो फिर से बता रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है। और ये हर एक गैसेस के लिए, यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है पार्शियलिटी की, इसके लिए अलग है, जैसे वो वाले केस में हमने देखा था। तो हम सिंपल एक बारे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी का रिलेशन कैसा आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी किसका सॉलिड की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गलती मत कर देना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, मज़ा आ रहा होगा आपको। कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर वाला समझते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, अब हम देखते हैं प्रेशर का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, एकदम माइंड ब्लोइंग वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉ भी आएगा, हेनरी लॉ करके, वो समझते हैं क्या है, ठीक है। देखिए, अब पढ़ते हैं प्रेशर का। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो गैस का सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप बॉयल्स लॉ पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, इतने बड़े से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इन्वर्स होता है। कब, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट कर दिए जाएँ। ये दोनों वर्ड भी बोलना जरूरी है, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ इतने ही लोग गाते हैं प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वो ये बता ही नहीं पाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये बोलना ज़रूरी है। तो अगर आप मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक का, वो तो सेम ही रहेगा, 25 रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, सेम है, कहीं से कुछ होल नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कुछ निकल नहीं सकता। तो अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो पतीली में प्रेशर अगर आप बढ़ाते जाओ, तो क्या ये पिस्टन नीचे आएगा। तो अब मान लेते हैं यहाँ तक आ गया पिस्टन, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम मान लेते हैं ये V2 है, और पहले वाला वॉल्यूम क्या था, V1 था। तो मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। बहुत सिंपल सा है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं लिक्विड में पानी यहाँ तक था, कंटेनर में पानी यहाँ तक था, ठीक है ना, H2O। तो यहाँ कुछ जगह खाली थी भाई। तो यहाँ खाली जगह तो कुछ होती नहीं है, एयर मॉलिक्यूल होंगे, मतलब ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, अदर गैसेस होंगे। तो जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएंगे, खुद लॉजिक लगाओ, कहाँ जाएंगे भाई, नीचे ही आएंगे ना, पानी में डिजोल्व हो जाएंगे।
समझे बात को। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ता है, समझ गए, ठीक है। और इसी को एक हेनरी बाबा ने बताया और उन्होंने एक लॉ बना दिया, ठीक है ना। लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कब, जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पर आप लेंगे KHP, KH को बोलेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट और हेनरी कांस्टेंट, H फॉर हेनरी, यही है हेनरी लॉ। देख लो इसको, बोलना मत नहीं तो तबाही मचा देगा। हेनरी लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये किसकी बात हो रही है, जब आप सॉल्यूट क्या ले रहे हो, गैस, सॉलिड नहीं, ठीक है ना। गलती मत करना, छोटी छोटी बातें एकदम पूरा एकदम इधर उधर तबाही मचा देंगी। सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे जाएगा, तो ये जो गैसेस यहाँ पर है वो धीरे धीरे पानी के अंदर आके डिज़ोल्व होंगी। जो डिज़ोल्व है मैंने रेड से बना दिया है, कुछ पहले से रही होंगी डिज़ोल्व, जो नहीं डिज़ोल्व है उसको मैंने ब्लू से बनाया, तो वो भी आने के बाद यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका ना एक एकदम मस्त मस्का, ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन है पेप्सी और थम्स अप और कोको कोला। यहाँ पर क्या करते हैं, सुनना मेरी बात, क्या करते हैं वो कंपनीज़, क्या करती हैं कंपनीज़, ये काम करती हैं कि CO2 गैस लेती हो, CO2 गैस को बहुत ही हाईली प्रेशराइज करती हैं और उसके ओपन में ना यहाँ उसको सील करती हैं। पहले CO2 गैस इसके अंदर हाईली प्रेशराइज करती है। हाईली प्रेशराइज का लॉजिक क्या है, हाईली प्रेशराइज का लॉजिक ये है कि वो अंदर लिक्विड में जो भी आपका थम्स अप पेप्सी कोला उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, क्लियर है। तो उसके अंदर क्या हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब एक दिमाग में फिर से क्वेश्चन आता है, ये तो इतना बुक में दिया है, कुछ अपना तड़का होना चाहिए ना। इसके बाद दिमाग में क्वेश्चन आता है कि CO2 गैस तो अच्छी गैस नहीं होती है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर सकती है, ऑक्सी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये सब वगैरह वगैरह आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, वो बन जाएगा। और O2 को तो हम एक्सेल करते हैं, O2 को इनहेल अंदर लेते हैं। तो फिर कंपनी मतलब क्या, लॉजिक क्या है, वो हमको निपटाना चाहती है, ऐसा कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में उसका आंसर आता है ना कि जो CO2 होता है ना, CO2 अंदर लिक्विड है, मतलब वाटर है। पेप्सी कोला फ्लेवर के साथ साथ पानी भी तो है, वाटर भी तो है भाई, लिक्विड फॉर्म में वाटर H2O। तो वो H2O और CO2 आपस में मिल के ना, ध्यान से सुनना कहीं मिस ना कर जाओ, H2O और CO2 आपस में मिक्स होके ये डिज़ोल्व हो गया, क्योंकि हाईली प्रेशराइज के साथ उसके अंदर सील किया गया बॉटल को। डिज़ोल्व होने के बाद ये बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका भाई, कार्बोनिक एसिड। और ये भाई साहब आतंक मचा देते हैं, एकदम खतरनाक वाला। क्या करते हैं ये आपको टेस्ट देते हैं। अगर कार्बोनिक एसिड ना बने, वो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, अगर उसके अंदर कार्बोनिक एसिड ना बने तो आपको टेस्ट नहीं आए, बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा। आप उसको क्या कर दोगे, फेंक दोगे, पी नहीं पाओगे। तो दो रीज़न, एक पहला क्वेश्चन ये है कि CO2 ही क्यों ऐड करते हैं, तो वो ये कि CO2 को हाईली प्रेशराइज करते हैं क्योंकि डिज़ोल्व हो जाए, और डिज़ोल्व होने के बाद लॉजिक क्या है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाए जो आपको टेस्ट दे। फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, क्या, थोड़ा सी अब इसको बढ़ाता हूँ मैं, इलैबोरेट करता हूँ एक एक चीज़, इसका मतलब आज पूरा एकदम ख़त्म ही कर डालेंगे इसको। मुझे एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ यहाँ पर कि जो CO2 है, ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई, प्रेशर और प्रेशर का लॉजिक, हेनरी लॉ सब समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जो H2O है ना, वो H2O एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी हम देखेंगे कभी। मतलब वो अटैक उतना आसानी से करता नहीं है किसी के ऊपर, वो हैप्पी है भाई, ठीक है। H2O क्या है, हैप्पी है, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं। OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किसी के ऊपर अटैक करता है। तो H2O को इसके ऊपर अटैक कराएगा, H2O इसके ऊपर अटैक कैसे करेगा देखना। CO2 है आपके पास, C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव। और ये वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और यही लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक हो जाता है एक्चुअल में, समझ गए। ये था कॉन्सेप्ट। बट वाटर एक्चुअली में रिएक्ट जल्दी करता नहीं है, वो अटैक करता नहीं है, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो फिर अगर वो अटैक नहीं करेगा और कार्बोनिक एसिड बनेगा नहीं, तो वो आपको टेस्ट कैसे आएगा, टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो रिएक्शन होता है वो हाई प्रेशर पे होता है,
और लो टेम्परेचर पे होता है। समझ गए बात को? तो प्रेशर तो आपने ज़्यादा कर दिया था और लो टेम्परेचर के लिए आप रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र यूज़ करते हो। इसीलिए अगर थारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, कहीं बॉटल बाहर रखा हुआ है, उसको आप खोलोगे भी नहीं, उसको जस्ट लिया आपने, हल्का से गरम गरम लगेगा, उसको खोलोगे पियोगे, पी नहीं पाओगे, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वाटर को अटैक करने के लिए CO2 के ऊपर और वहाँ पर रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं मज़ेदार, एक CO2 को क्यों मिलाते हैं हाई प्रेशर पर, ठीक है, ये तो समझा हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि वो डिज़ोल्व कराएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा गैस की। दूसरी बात CO2 ही क्यों, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। तीसरी बात वो रिएक्ट ही क्यों करेगा पानी, क्योंकि टेम्परेचर आप उसका कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो ये दो कंडीशन मेन कंडीशन है जहाँ पर वाटर उसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक तीसरी बात दिमाग में आ रही, क्या होगा कि ढक्कन को हम खोल दें ओपनर से, ठीक है। अब क्या होगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 ATM जिसको बोलते हो, अंदर का एक प्रेशर है, पेप्सी कोको कोला थम्सअप का अंदर का एक प्रेशर है जो कि बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल 1 ATM से ज़्यादा है, तभी तो वो गैस उसके अंदर डिज़ोल्व है। क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप ढक्कन खोलोगे तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अब चीज़ क्या होने लगेगा, जो प्रेशर इक्वल होने लगेगा धीरे धीरे, इक्विलिब्रियम, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर मेंटेन होने लगेगा। तो जब प्रेशर इसका अंदर का कम होने लगेगा तब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अंदर का प्रेशर जब कम होने लगेगा तो उसकी जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होने लगेगी, क्योंकि हेनरी लॉ डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी कम। समझ गए? तो सॉल्युबिलिटी कम से मतलब क्या, अब वो जो CO2 डिज़ोल्व थी ना, वो धीरे धीरे बबल बनाना स्टार्ट करेंगी और इफर्वेसेंस के साथ बाहर निकलेंगे। समझ गए? समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट में बताओ भाई, ठीक है। देखो क्या मैं बता रहा हूँ कि ओपनर खोलने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर ऐसे आप रख देंगे, उसको नहीं पिएंगे, तब भी उसका टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ठंडा तो अभी भी बॉटल है, लेकिन अब क्या कर दिया आपने, प्रेशर को कम कर दिया। जो प्रेशर पहले ज़्यादा था, अब प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ गया, तो जो CO2 अंदर डिज़ोल्व थी वो बोलेगी अब मेरे को उतना प्रेशर मिल नहीं रहा है डिज़ोल्व होने के लिए, मुझे निकलने दो बाहर, निकल जाएंगी। और वो जो बबल्स बनते हैं ना, उसको इफर्वेसेंस आप बोलते हैं, वो धीरे धीरे CO2 गैस जो डिज़ोल्व होती है वो अब सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो रही है तो वो बाहर निकल जाएगी। समझ गए? तो इस तरीके से ये पूरा पेप्सी और थम्सअप का, कोको कोला का पूरा केमिस्ट्री मैंने आपको एकदम बता दिया, ठीक है। चलिए, दो बातें ध्यान रखना गैस के बारे में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आता है हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, भरे पड़े एप्लीकेशन है, क्या क्या बताऊं, ठीक है। हर एक चीज़ नहीं बता सकता है छोटे से वीडियो में, ठीक है। एक तो ये पेप्सी थम्सअप कोको कोला, बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं ये सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। एक और छोटा सी मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है ना, वो स्पेशल, वो जिनका कमेंट आया था उनके लिए, ठीक है ना। देखिए, जैसे जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, पानी में टैंक लेके जाते हैं और नीचे अंदर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो टैंक में ना हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब डिफरेंट टाइप्स के गैसेस होते हैं। क्लियर है? अब होता क्या है कि अगर वो नीचे गए तो नीचे पानी के अंदर नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है भाई, बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक सरफेस पे प्रेशर 1 ATM है, नीचे जाओगे तो प्रेशर जो रहता है वो बढ़ता है, इस बात को दिमाग में लगा लेना, ठीक है ना। तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो जो उनके ब्लड्स हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गैसेस भी होंगी। आप पढ़ते हो O2 गैसेस हैं, CO2 गैसेस हैं, एयर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं तो नाइट्रोजन भी जा रहा होगा, ठीक है ना। तो वो गैसेस प्रेशर बढ़ने पर ना, और हीमोग्लोबिन और ब्लड के अंदर ना बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। समझ गए? अगर वो बंदा, वो स्कूबा डाइवर सडनली ऊपर आ जाए तो क्या होगा कि ऊपर आने पर एक बैग प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऊपर सरफेस का। तो अब वो गैसेस एक बैग निकलना शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक बैग निकलने से क्या होगा, वहाँ पर एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी आती है, उसको बोलते हैं द बेंड्स। ये एक तरह का सिम्टम्स उनके अंदर आता है और वो सिक हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और इसको दूसरा टर्म भी है इसके लिए, नाइट्रोजन नार्कोसिस, ठीक है। तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उनको क्या किया जाता है, उनके ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ाया जाता है। फिर जो गैसेज एक बैग बाहर निकले थी वो अंदर
अंदर जाने के बाद फिर धीरे धीरे उनका बॉडी का इंटरनल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ किया जाता है कि ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी गैसेस निकल जाएं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का भी, किसका, प्रेशर का और सॉल्युबिलिटी का। ठीक है ना। तो स्कूबा डाइवर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उनको जब पानी के अंदर ज़्यादा डीप में चले गए हैं तो उनको एक बैग ऊपर आने का कभी भी ये मशवरा नहीं दिया जाता है। उनको बोला जाता है आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आओ प्रेशर को मेंटेन करते हुए, अदरवाइज़ ये सिम्टम्स उनके अंदर आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है, ब्रेन से रिलेटेड डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। और ये था आपका हेनरी लॉ। और यहाँ पर चैप्टर ओवरऑल देखा जाए तो हो चुका है आपका। ठीक है, और न्यूमेरिकल सेक्शन बाकी है, उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, कोई भी अगर कोई डाउट है या मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, उसको नेक्स्ट टाइम उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी भाई आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, कि बस एक ही बार में बोलने शुरू कर दिया तो सब वो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है, कोई भी टीचर से मिस हो सकता है। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है या मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश के साथ उसको लेके आऊँगा यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।